हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। चलिए, विलंब काफी है, इसलिए बिना कोई अन्य चर्चा किए सीधे प्रश्न पर आते हैं। कहता है, कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल में लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। कौन सी उस कृषि प्रणाली जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? अब फसल का जो है लंबे चौड़े क्षेत्र में, देखिए स्थानांतरित कृषि तो क्या होता है? वो कृषि भूमि के, जंगली भूमि या पेड़ पौधे वाली भूमि को काट करके जब कृषि भूमि बनाई जाती है तो उसे स्थानांतरित कृषि या उसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो झूम कृषि, जाहिर सी बात है, जब पेड़ पौधे को काटकर आप जंगल को काटकर बनाते हैं तो बड़े पैमाने पर तो आप जंगल को उजाड़ नहीं सकते, तो छोटी छोटी इकाई में होगी। रही बागवानी, तो बागवानी कटाई, तो कृषि प्रणाली जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े में क्षेत्र में उगाई जाती है, तो बागवानी तो पेड़ पौधे का जो आम से लेकर लीची तक है तो बागान के रूप में रहते, वहां कोई। यहाँ पर एक मत बचा रोपण कृषि। रोपण कृषि इसके अंतर्गत आता है। रोपण कृषि में चाय, कहवा, ये सब रोपण कृषि के क्षेत्र में आते हैं, जहां बड़े पैमाने पर फसल को उगाया जाता है। विद्यार्थीगण, न्यू बैच बीपीएससी शिक्षक दंगल बैच, चलिए निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना के परिवर्तन को लाता है? देखिए, आबादी, प्रवास, प्रवास मतलब क्या होता है? कहीं से कोई आकर बसते हैं। प्रवास मतलब आवास, किसी बाहरी, जिसे आप पढ़ते हैं भाई साइबेरिया का पक्षी काबल झील के पास आके प्रवास करता है, या राजस्थान के भरतपुर में प्रवास करता है। तो प्रवास मतलब हुआ बाहर से आना, बाहर से आना। जब यहाँ बाहर से आएंगे तो जनसंख्या के चित्र में परिवर्तन होगा। आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। अधिक यहाँ से कहीं आवास के साथ साथ प्रस्थान भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो प्रस्थान और आगमन दोनों अवस्था में जनसंख्या में परिवर्तन होगा। आबादी की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होगा, चाहे वो पशु पक्षी की आबादी हो या मानव की आबादी हो। कहीं अन्य से आकर प्रवास करते हैं तो भी परिवर्तन होगा, एक जगह से कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं तो भी जो है सो, तो प्रस्थान भी करेंगे तो भी संख्या में परिवर्तन आएगा। कहीं जाकर, जैसे शहर में देखिए, गांव से कुल क्या शहर में चले जाते हैं तो शहर की जनसंख्या में काफी बदलाव आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर होती नहीं है, शहर में जाकर बह जाते हैं, शहर गंदगी का आधा आलम बन जाता है। तो प्रस्थान खाली करेंगे, ठीक है, तो एक जगह खाली हो जाए, कहीं जाकर दूसरी जगह रहेंगे तो जहां से वो खाली करेंगे, प्रस्थान करेंगे, वहां भी परिवर्तन होगा। जहां जाकर बसेंगे तो ये तो आगमन, तो यहाँ दोनों देखिए हो जाएगा। किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत में जो है, ये तीनों जगह परमाणु ऊर्जा संस्थान है। इसके अलावा भारत में कैगा, कर्नाटक में परमाणु संस्थान है। कलपक्कम, यहां भी परमाणु संस्थान है। इसके अलावा कडाई कुनूल, कडाई कुनूल, यहां भी परमाणु संस्थान है। इसके अलावा रावत भाटा, यहां भी परमाणु संस्थान है। तो कहता है पहला परमाणु ये बना था तारापुर में। पहला परमाणु ऊर्जा संस्थान जो है, इसकी स्थापना तारापुर में हुई 1969। तारापुर महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। परमाणु क्षेत्र में कलपक्कम मद्रास, तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, वो कलपक्कम तो यहाँ लिखा हुआ पहले से ही है। कडाई कुनूल तमिलनाडु, रावत भाटा राजस्थान, एक और है काकरापारा, काकरापारा, ये है गुजरात। तो ये भारत के महत्वपूर्ण परमाणु संस्थान हैं। भारत के ये महत्वपूर्ण परमाणु संस्थान हैं जहां पर परमाणु बिजली का उत्पादन होता है। यूरेनियम के माध्यम से परमाणु बिजली का उत्पादन किया जाता है। यूरेनियम का उत्पादन में झारखंड का देखिए जादूगोरा, झारखंड का जादूगोरा से यूरेनियम को उत्पादन करते हैं अपनी आवश्यकता से। हमारे पास बहुत ही कम यूरेनियम उपलब्ध होती है। बांग्लादेश से लगने वाली सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बांग्लादेश और भारत की सीमा है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश की भारत की सीमा है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश से सीमा लगती किसकी है? बांग्लादेश से सीमा लगती है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहां पर और भी है, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और असम। तो यदि हम देखें चारों का, यदि हम यहाँ पर जो विकल्प आपके सामने है उस सभी विकल्प को देखें तो पश्चिम बंगाल से 2217 किलोमीटर, क्योंकि बंगाल को ही काट कर बनाया गया था, तो 2217 किलोमीटर सिर्फ वहां से मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ है असम, असम से मात्र 262 किलोमीटर की सीमा मिलती है। मेघालय, मेघालय की सीमा मिलती है बांग्लादेश से 443 किलोमीटर। त्रिपुरा जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरी हुई है 856 किलोमीटर। मिजोरम 318 किलोमीटर। ये भारत की सीमा के क्षेत्र में है, तो स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल से 40 में आधा तो अकेले पश्चिम बंगाल से ही मिल रही होती है। सिक्किम है ना। चलिए अगला पर आइए। गांधी सागर बांध, बांध अलग अलग राज्य के क्षेत्र में अलग अलग है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के क्षेत्र में चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर ही राजस्थान के क्षेत्र में, चंबल नदी पर राजस्थान के क्षेत्र में राणा प्रताप सागर बांध है। राणा प्रताप सागर बांध है। चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। साबरमती, ये साबरमती और माही दोनों जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरने वाली नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और साबरमती चलिए राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियां हैं। सूची 1 और 2। भिलाई, भिलाई रूस की सहायता से, भिलाई में जो है रूस की सहायता से लौह इस्पात कारखाना की स्थापित किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में। बोकारो भी रूस की सहायता से, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में। दुर्गापुर में इंग्लैंड की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में। राउरकेला में जर्मनी की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लौह इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया। यहाँ सभी का सभी जो है लौह इस्पात कारखाना के क्षेत्र में है। तो भिलाई कहाँ पड़ती है? छत्तीसगढ़ में, अर्थात ए का ए। चलिए तीनों जगह है। बोकारो झारखंड के क्षेत्र में 2, 1 और 2। चलिए एक विकल्प खत्म हो गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में 4, 1 2 4 3। चलिए और राउरकेला उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा में। यहाँ पर सभी जगह लौह इस्पात कारखाना है, सभी जगह जो है लौह इस्पात कारखाना है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान एक चालक। चलिए तो साइंस का क्वेश्चन है। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह, गांधी जी पहला सत्याग्रह यूं तो देखा जाए तो पहला सत्याग्रह 1906 में ये दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किए थे। अब यहाँ पर चलिए उसके भारत में जब आए तो 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1917 चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह रहा। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल को प्रयोग में लाए। यहाँ जो जिस प्रकार का विकल्प है तो तुर्की के ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, यहाँ ऐसा है नहीं। 1935 भारत सरकार अधिनियम तो के विरुद्ध इसकी आलोचना करते हुए कहे थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुझे एक ऐसी मोटर कार दी गई है जिसमें पावरफुल ब्रेक है लेकिन इंजन ही नहीं है। मजदूर को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध ये आंदोलन कब किए थे? तो 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो पहला सत्याग्रह किस प्रकार का? चलिए गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह, तो चंपारण होगा। तो दिए गए विकल्प में क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में सी कैसे दे दें बाबू बताइए? महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह भूख हड़ताल रहता तो एक बात भी बनती, तो भूख हड़ताल तो है नहीं। पहला सत्याग्रह किए तो जब अफ्रीका में किए, फिर चंपारण का उनका सत्याग्रह है। तो दिए गए विकल्प के आधार पर सबसे सटीक उत्तर देखिए, सबको मैंने स्पष्ट कर दिया कहां तब उत्तर दिया। सेल्वास, सेल्वास जो है दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में, सेल्वास जो है दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में महाद्वीपीय वन है। ये सदाबहार वन, सदाबहार वन है। अमेजन घाटी क्षेत्र में, अमेजन घाटी क्षेत्र में ये वन पाया जाता है, ब्राजील से लेकर वेनेजुएला तक।
ब्राजील से वेनेजुएला तक ये वन क्षेत्र पाए जाते हैं, जहां इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। एशिया और अफ्रीका, चलिए एशिया में भारत में सबसे ज्यादा वन जो है पर्णपाती वन है। वन का जो अलग अलग वर्गीकरण है, वन में जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। जहां 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर जो वन होते हैं उस वन को कहते हैं पर्णपाती या पतझड़ वन। तो एशिया अफ्रीका सब ये अलग अलग महादेश है। तो अफ्रीका महादेश के भी कुछ क्षेत्र में जहां पर से गुजरती है भूमध्य रेखा, एशिया में भी जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा से जो क्षेत्र गुजरता है वहां पर वर्षा वन पाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी, चलिए विश्व की सबसे लंबी नदी सभी को पता होगा, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है जो भूमध्य सागर में गिरती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से उद्गम होती है और भूमध्य सागर में आकर सहारा मरुस्थल से होते हुए सहारा मरुस्थल से गुजरती हुई नदी गुजरती है। इस नदी की जो लंबाई हो जाती है लगभग 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर। और प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थात जल, क्योंकि अमेजन नदी जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र से गुजरती है जहां प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, तो सबसे अधिक जल जो है, ये नदी की लंबाई तो 6400 किलोमीटर है, लेकिन सबसे अधिक जल का प्रवाह जो है वो अमेजन नदी के क्षेत्र में सबसे अधिक जल प्रवाहित होती है। अमेजन नदी क्षेत्र में मिसिसिपी मिसौरी, अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी जो है वो अमेरिका की नदी है। 3766 किलोमीटर, 3766 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। हाँ चलिए 6650, ठीक है। प्रमोद जी, कौन सी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में देखिए आया? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल कब से कब है? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल है 375 से 414 एडी इनका काल है। इसिंग 671-73 में भारत आया। हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में 630 से 643 तक रहा। तो ये किसके काल का है? तो ये हर्षवर्धन के काल का है। यह जो है हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के बौद्ध साहित्य का अध्ययन करने के लिए आया था और बाद में वहां शिक्षण का भी कार्य किया। इत्सिंग भी चीन के तीनों का तीनों चीनी यात्री है। पहला चीनी यात्री फाहियान था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में बौद्ध साहित्य का संकलन करने, उसने जो चीन में बहुत साहित्य देखा उसने कि आधा अधूरा है, तो साहित्य को पूरा करने के लिए भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और भारत के बारे में इसने काफी कुछ लिखा है ना। अलग अलग यात्री, भारत का जो पहला ज्ञात यात्री में किसको रखते हैं? चलिए मेगास्थनीज, वैसे राजदूत था तो यात्री था नहीं, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में पहला चीनी यात्री। हाँ, अमेजन दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। हाँ, 5:35 से शुरू किया गया है। हाँ, इनकलाब जिंदाबाद का नारा है ना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है एक हसरत, क्या उनका नाम है? हसरत मोहानी है ना, शायद हसरत मोहानी ही है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हसरत मोहानी, हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया है नारा है बाबू। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है
हसरत मोहानी के द्वारा इस नारा को प्रयोग में लाया गया। नारा उन्होंने दिया, भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया, मोहम्मद इकबाल भी चलिए इसको प्रयोग में लाए थे, तो भगत नहीं हो जाएगा। हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। एमपी मैथमेटिक्स मैथ वाला बढ़िए तो बता दिए बाबू, हसरत मोहानी, हसरत मोहानी है। ऋग्वेद के किन मंडल को, ऋग्वेद में जो आपको पता है कि दूसरा से सातवां मंडल को प्राचीन मंडल या प्रथम मंडल को तो सबसे बाद का, प्रथम और 10वां मंडल को इसे बाद में माना गया कि छेपक है, इसे जोड़ा गया है। 9वें मंडल को कहते हैं सोम मंडल, 9वें मंडल को बोलते हैं सोम मंडल के नाम से 9वें मंडल को जाना जाता है। दूसरा से 7वां मंडल हसरत मोहानी, हसरत मोहानी, हसरत मोहानी उत्तर होता है। एमपी मैथमेटिक्स वाले, हम तो भगत सिंह का नाम कहीं बोले भी नहीं, आपका क्वेश्चन देखे सीधे बोले हसरत मोहानी। द्वितीय से 7वां मंडल में देखो, सेकेंड मंडल जो है वो किनके द्वारा लिखा गया, यदि हम सभी को देखें अलग अलग तो आप पाओगे कि सबका अलग अलग लेखक हैं, सबका अलग अलग लेखक हैं। सेकेंड मंडल जो है ग्रीष्मद के द्वारा लिखा गया, तीसरा को विश्वामित्र, तीसरा को विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। चौथा मंडल को वामदेव, चौथा मंडल को वामदेव ने लिखा। 5वां मंडल को अत्रि ऋषि, अत्रि के द्वारा लिखा गया। 6ठा मंडल को भारद्वाज के द्वारा लिखा गया और 7वां मंडल को ऋषि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया। तो इसलिए ये परिवार मंडल के नाम से जहां उसके लेखक का स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि किसने उसको लिखा, पहला और 10वां मंडल को सबसे अंत में जोड़ा गया माना गया है। दूसरा 7वां को सबसे प्राचीन मंडल माना गया है, जिसमें 7 उसके लेखक हैं। तो लेखक से जुड़ा हुआ आपके नाम किसको किसको लिखा, ऋग्वेद को दुनिया का सबसे प्राचीन पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इन शासकों में किसने सैन्य टुकड़ी को 200, 250 एवं 50 के 500 की टुकड़ी बांटे, वो कौन थे? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह जो था शेर शाह का पुत्र था, शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह थे। शेर शाह की मृत्यु गद्दी पर बैठा, इसने अपने सैन्य टुकड़ी को मजबूत करने का प्रयास करने के अलावा पश्चिमोत्तर भारत को सशक्त बनाने, मजबूत बनाने के लिए उधर 5 किला का भी निर्माण कराया ताकि भारत को सशक्त मजबूत बना सकें। बहलोल लोदी, लोदी वंश का भारत में संस्थापक हुआ, या कह सकते हैं अफगान वंश का पहला शासक, जिसने 1451 में लोदी वंश की स्थापना किया। सिकंदर शाह लोदी, लोदी वंश का दूसरा शासक था। इसने हिंदू देवी देवता के मंदिर को तोड़कर, मूर्ति को तोड़कर कसाई को बटखरा बनाने के लिए सौंप दिया था, कसाई को बटखरा बनाने के लिए सौंप दिया था। दिल्ली की सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित जाने पर मजार पर लगा। फिरोज शाह तुगलक एक कट्टरवादी मुस्लिम शासक था, धर्म भीरू मुस्लिम शासक था। इसकी मां बचपन में हिंदू महिला हुआ करती थी और फिरोज शाह तुगलक को इसने कई गरीब मुस्लिम लड़की के लिए दीवान ए खैरात के नाम से एक विभाग की स्थापना करवाया। गुलाम के लिए इसने दीवान ए बंदगान के नाम से एक अलग विभाग की स्थापना करवाया। गरीब या बेरोजगार युवक को रोजगार देने के लिए रोजगार दफ्तर की स्थापना करवाया। बलबन जो गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, 1266 से 87 तक यह शासन किया। इसने नियावते खुदाई, चलिए जब भगत सिंह ऑप्शन में हजरत मोहानी नहीं है बाबू, तब तो भगत सिंह को दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बीपीएससी का क्वेश्चन है उसमें हजरत मोहानी ही था। प्रमोद जी दे सकते नहीं, क्या करें, आज क्लास बड़ा विलंब से चला है।
समस्या ये है कि आगे का कई सबका अपना अपना रूटीन होता है। क्लास जो है 35 मिनट विलम्ब से शुरू की गई है, 34 मिनट। मैं तो अपने समय पर उपस्थित था, लेकिन जो भी तकनीकी कारण से नहीं हो सका, तो यदि समय देते हैं ज़्यादा तो मालूम होता है कि अन्य का भी पूरे रूटीन जो है बिगड़ने लगता है। थोड़ा सा कभी कभी उसको ध्यान में देना पड़ता है। प्रमोद जी, मुझे समय देने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी। तो मैथमेटिक्स वाले जो हैं ध्यान रखना, उत्तर तो वही है, बाकी अब विकल्प जो नहीं है तो कैसे बोलते हैं अंधा में काना राजा। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा, लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों पर इसे पागल सुल्तान, रक्त का प्यासा सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इसको मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था, जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखा। भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? देखिए, रहमत अली ने 1933 में पहली बार जो है पाकिस्तान शब्द का गठन किया। इसने पहली बार प से बताया कि पंजाब, क से कश्मीर, स से सिंध और तान से बलूचिस्तान को मिलाकर एक नया देश बनाया जाए पाकिस्तान। चौधरी ये जो है रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र थे। ये पाकिस्तान शब्द का, पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव पेश किए थे 1940 में, जब लाहौर में लीग का अधिवेशन हुआ तो फजलुल हक ये प्रस्ताव पेश किए थे, जिसकी अध्यक्षता किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर इसकी मांग किया कि मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान हो। एक तरफ मोहम्मद इकबाल लिखते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और दूसरी तरफ इन्होंने ही 1930 में जब इलाहाबाद में 1930 इलाहाबाद में जब कांग्रेस का ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ तो पहली बार इन्होंने ही दिया कि मुसलमान और हिंदू दोनों की रहन सहन, जीवन शैली, खान पान, पूजा पद्धति सब कुछ अलग है, ये दोनों का एक साथ विकास नहीं हो सकता। राकेश कुमार जी, प्रमोद जी, चलिए उत्तर देने का समय अब दिया भी गया। गोलमेज सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिनिधि प्रथम बार, चलिए तो ऐसा क्वेश्चन, इस पर ज्यादा चर्चा क्या करना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से भाग लेने गए थे। ये सम्मेलन 1931 में हुआ, जहां वो लंदन पहुंचे तो इंग्लैंड का तब नेता विपक्ष के द्वारा उन्हें, या नेता कहिए चर्चिल और मॉर्सन के द्वारा उन्हें अर्धनग्न फकीर कहकर अपमानित किया गया। 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो गांधी इरविन समझौता के बाद महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। लेकिन सम्मेलन में भाग लेने तो पहुंचे, लेकिन होता क्या है कि मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के असहयोगात्मक रवैया के कारण यह बैठक पूरी तरह असफल रहा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। विद्यार्थीगण, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 40 जीएस जनरल स्टडी जो है कॉमन पेपर क्लास 6 to 8, 9, 10, 11, 12 40 मार्क का जो है 20 फरवरी 2025 से बैच शुरू हो चुकी है। 20 फरवरी से शुरुआत किया गया है। आइए इससे जुड़ करके अपने आप को सशक्त मजबूत बनाएं और अपने भीड़ में अपने को एक सशक्त मजबूत उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करें। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया। इस युद्ध में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी, इसे माना गया कि भाई युद्ध के लिए उत्तरदायी, इसे धुरी राष्ट्र कहा गया। और इसके विरोध में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की एक गठजोड़ बना जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया।
28 जून 1914 को सराजेवो में ऑस्ट्रिया का राजकुमार, ये कौन थे? फर्डिनेंड थे। ऑस्ट्रिया का राजकुमार की हत्या कर दी गई। ठीक एक माह के बाद 28 जुलाई को जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, तब जाकर के जो है सो यहीं से युद्ध की शुरुआत हो जाती है। स्पष्ट हो गया? तो फर्नेडो की सराजेवो की हत्याकांड के यही तात्कालिक कारण था। हाल ही में फ्लेमिंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में ये आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था ये पुली कट के तट पर। इसका आयोजन कहाँ किया गया? पुली कट तट पर इसका आयोजन किया गया था। तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना। गणतंत्र दिवस में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष 1950 से ही ये एक परंपरा रही है कि गणतंत्र दिवस पर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं, जिसमें भारत की एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ शक्ति का प्रदर्शन भी होता है। भारत की सभ्यता संस्कृति का भी उसमें प्रदर्शन किया जाता है। शक्ति और संस्कृति दोनों को साथ साथ प्रदर्शन होता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करते हैं। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का हरित सकल घरेलू उत्पाद ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है, ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सतत विकास है कि हमारा विकास ऐसा हो जिससे हम तो लाभान्वित हो, आने वाले पीढ़ी को भी लाभ मिले, हम तो बेहतर जिए, आने वाले पीढ़ी भी उसे जीवन के लायक ये पृथ्वी मिले। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत विकास मॉडल पर आधारित छत्तीसगढ़, जहां पेड़ पौधे कई नदियां भी निकलती है, तो उसी को यहां पर बचाने का प्रयास किया गया है ना। नाग मार्क 2, नाग क्या है? एंटी गाइडेड मिसाइल है। इसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1958 में, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। इसने इसका निर्माण का टेक्नोलॉजी को तैयार किया। टेक्नोलॉजी को तैयार करने में इसकी अहम भूमिका रही, और बीडीएल नामक संस्था जो है इसका निर्माण कर रही है। बीडीएल नामक संस्था इसका निर्माण कर रही है। सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। चारों योजना जो आपके 3 योजना जो है सामने देख लिया जाए उसका। आयुष्मान भारत कब शुरू हुई थी? आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई है 22 जनवरी 2। आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018। जाहिर सी बात है 10 वर्ष तो पूरा हुआ नहीं। गरीब लोग, अब तो खैर जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको भी, पहले बीपीएल, वृद्ध व्यक्ति को शामिल किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू होती है 22 जनवरी 2015 से। 22 जनवरी 2015 हरियाणा से शुरू हुई। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। तब तीनों का जब स्पष्ट जानकारी हो गई तो स्पष्ट है कि उत्तर देने में कोई कदापि कठिनाई नहीं होगी, है ना। ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखे? तो आधारशिला कहाँ रखा गया? विशाखापट्टनम में। कहाँ रखा गया? विशाखापट्टनम अर्थात वर्तमान समय में कहाँ हो गया? तो चलिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसकी स्थापना किया गया। पदी मदका नामक जगह पर, पदी मदका नामक स्थान पर एनटीपीसी इसका निर्माण का कार्य कर रही है। ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना रखा किया गया है विशाखापट्टनम में, है ना। यूपीएससी शिक्षक भर्ती 40 पीजीटी का जो है आपका पॉलिटिकल साइंस जो जिनका पीजीटी में जिसमें 80 नंबर का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को पूरी तरह आप हल कर सकें, क्यों और कैसे कैसा, जिसमें थिंकर का विचार है। भारतीय संविधान का 80 नंबर में जो है, भारतीय संविधान का लगभग जो है सो मान सकते हैं 20 से 25 क्वेश्चन भारतीय संविधान से होता है।
से जो है 40 से 45 क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन वह विश्व के राज व्यवस्था के राजनीतिक चिंतन से जुड़ा होता है। तो इसके पूरी तरह 999 रुपया में फी रखा गया है, और एकदम है कि आप उसको सही तरीके से कंसेप्ट के साथ बतलाया जाएगा, ताकि आप उसको सफलता, उसके प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझकर, थिंकर के विचार को समझकर उत्तर दे सकें। मुख्यमंत्री ने कवचम, कवचम आपदा योजना का है, केरला से शुरुआत किया गया है, जिसका उद्देश्य है, केरला एक तटीय इलाका है जहां मानसून की अत्यधिक बारिश होती है, मानसून पूर्व वर्षा शुरू हो जाती है, फिर चक्रवात का भी वहां पर खतरा बना रहता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों के चक्रवात से उसे, तो यह शुरुआत किया गया है ताकि प्राकृतिक जो आपदा आती है उस आपदा से निपटा जा सके, उसके लिए जानकारी, राहत, तमाम चीज के। ग्लोबल फेयर पावर में नंबर 1 पर जो है रखा गया है यूएसए को, नंबर 2 पर है रूस, नंबर 3 पर है चीन, और नंबर 4 पर है भारत। भारत को इसका चौथा स्थान पर शामिल किया गया है। शक्ति की पूजा सदैव होती है, सवै सहायक सबल को, निबल न कोई सहाय, पवन जगावत आग को दीपहि देत बुझाए, पवन जगावत आग को दीपहि देत बुझाए। तो ये प्रकृति का नियम है। नंसी मिश्रा जी, आखिर उड़ीसा किसका उत्तर दिया? उड़ीसा किसका है भाई? हाइड्रोजन ग्रीन उड़ीसा, पारिस्थितिकी तंत्र उड़ीसा, आपने किसका उत्तर लिखा है? मुझे पता नहीं चला भाई, उड़ीसा आपके उत्तर है तो किसका है? चलिए सवाल यहां पर समाप्त करते हैं। लगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी? में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी संख्या, धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे 307 से विभाज्य हो जाए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है? 4 टाइम्स 9 होता है बच्चे। इसमें कौन छोटी से छोटी धनात्मक संख्या इसमें से जोड़ी जाए ताकि 307 से विभाजित हो जाए, 307 से विभाजित हो जाए। तो सर जी यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि आप चाहो तो 3 से गुना कर सकते हो, 3 से इसको 7×21 और 3×9 कितना होगा सर जी? 8 होगा, ये 7 होगा, ये कट जाएगा, ये 9। 2 से करोगे तो 7×2 = 14, 3×2 = 6, ये कितना हो गया सर? तो यहाँ घटाओगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 होगा, 175 आया बच्चे। 175 जो आया, इसमें 175 में क्या जोड़ दे ताकि 307 हो जाए? तो हम यहाँ से देख रहे हैं, इसमें से 307 में से इसको घटा कर देख रहे हैं, तो 2 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 132 अगर 175 में जोड़ेंगे 307 होगा, और 1 टाइम में लगेगा, भाग कट जाएगा। तो 132 ही छोटी सी छोटी संख्या है जो कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ोगे तो पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। क्या होगा बच्चे? भाग लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया 2 भिन्न संख्याओं के योग 9/10 है, यदि इनमें एक भिन्न 8/9 है तो दूसरी भिन्न क्या है? होगा, बोला गया है एक भिन्न जो है, अगर 2 भिन्नों की 9/10 योगफल है तो एक भिन्न 8/9 है, दूसरा भिन्न मान लो कि x है, और ये जोड़ने पे 9/10 हो जाता है। इसको इधर करोगे तो x बराबर में हो जाता है 9/10 माइनस में 8/9। इसको करोगे तो 81 में से 80 जगह 1/90, तो वो जो भिन्न माने थे वो भिन्न कितना होगा? तो 1/90 होगा। आगे बढ़ते हैं। लग वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 18, 24, 30 और 42 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। तो जैसे शेषफल छोटी से छोटी संख्या बोला गया है,
छोटी से छोटी संख्या बोले तो सीधा सीधा समझना है, इसका आंसर होगा एलसीएम प्लस में रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 3 है। ये सब क्वेश्चन क्लास में करा दिए हैं। तो किसका सर? 18, 24, 30, 42 का एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? तो 2520 होगा। और इसी 2520 में आपको क्या करना है? 3 को जोड़ देना है, तो 2523 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये। ऐसे भी वही संख्या में भाग लगेगा, वही संख्या में भाग लगेगा जिस संख्या में क्या होगा कि अंतिम में टी 0 होगा। क्यों? क्योंकि 10 उसी संख्या को विभाजित करता है जो अंतिम में 0 होता है। 30 में 0 है, तो देखोगे ये 3 जोड़कर आंसर दिया होगा। 3 घटाएंगे तो इसका इकाई अंक 2 आया, इसमें 3 घटाएंगे तो 7 आया, इसमें 3 घटाएंगे तो 0 आ रहा, तो इसी में इकाई अंक में 0 होगा। स्टार्ट हुआ है ना? अभी हो गया, अब 2 मिनट लगेगा। तो हमारा लास्ट में आंसर यही होगा। ठीक है, बोला गया है 6, 18, 39 एक्स में समानुपात है, तो एक्स की मान ज्ञात करें। समानुपात कहने का मतलब एक्स का अनुपात 18 के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात 39 एक्स के साथ रखता है। समानुपात को सॉल्व करने के लिए अंदर अंदर से गुना, बाहर बाहर से गुना होता है। तो 6x बराबर में 18 गुना 39 होता है। 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, एक्स बराबर 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 2 11, तो 117 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर साथियों क्या होगा? सी होगा। कुछ करना नहीं है। बोला गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7, 11 दोनों से विभाज्य है? तो 7 और 11 यानी कि 7 और 11 जैसे बोले तो याद रखना है कि दोनों से विभाज्य वो क्या होगा? 77 होगा। तो जिस संख्या में 7, 11 दोनों से कट जाए, 11 के विभाज्यता का नियम होता है अल्टरनेट संख्या को जोड़िए। तो जोड़े हम, तो देख रहे हैं कितना हो जा रहा है? तो सर 8 और 8 अल्टरनेट संख्या के जोड़ के अंतर लेंगे, 0 या 11 आ गया। 8 में से 8 गया 0, 11 से भाग लग गया। 7 से देखो कटाकर, 7 दूनी 14, 3, तो 7 5 35, 2 7 21, मतलब ये कट रहा है। ये देखोगे तो 8 2 10, 6 4 10, 11 से कट रहा है, लेकिन 7 21, 21 4 बचा। ये 7 से नहीं कट रहा है, ये भी 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है, यही हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? ए ही होगा। ए ही होगा। बोला गया है संख्याओं के एक समुच्च का समांतर माद 12 है, संख्याओं के अन्य समुच्च का समांतर माद 12 है, दोनों को संयुक्त समांतर माद दिया गया 12.5 है। तो दोनों समूहों के आवृत्ति का अनुपात ज्ञात करें, मतलब संख्या का अनुपात बताना है। बच्चे समांतर माद 12 है, दूसरा समांतर माद 15 है, दोनों को जब मिला दिया जाता है 12.5 हो जाता है। इसके अंतर लोगे तो ये 5 हो जाएगा, और 14 में से 2 जाएगा, 2.5 होगा। इसके अंतर लेंगे तो 0.5 होगा। दोनों जगह सेम जगह पे दशमलव है, उड़ जाएगा, 5 से काटोगे 5 होगा। तो आवृत्ति जो होगा या जो बच्चे की जो संख्या होगा वो 5:1 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था। बोला गया माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 है। बोला गया 15 साल बाद, मतलब +5 ईयर, ये प्रेजेंट में बात बोला गया है। इसकी अनुपात 9:8 हो जाता है। एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है। इसके अंतर 1 है, इसके अंतर 1 है। 6 5 का अंतर 1, 9 8 का अंतर 1, मामला सेट है। कहने का मतलब कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 से 8 हुआ है, कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा है। और इधर प्रेजेंट से 15 हुआ है, मतलब प्रेजेंट से 15 साल आगे गया है, इधर 3 आगे गया है। तो 3 बराबर यही 15 हो जाएगा, 1 बराबर 5 होगा। मीरा की आयु कितनी है? तो मीरा दूसरे नंबर पे है। 1 की मान 5 है, तो 5 की मान कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। तो मीरा हमारी 25 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की होगी? 25 वर्ष की होगी। आगे बोला गया है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48%, तो लूजर को मिला है 48%। आगे बोला है तो उसके प्रतिद्वंदी जो है 6000 वोटों से अधिक मिला है, और उसने 3 मत का अंतर से जीता है। तो विनर कैंडिडेट 3 मत इससे अधिक लाया होगा, 3%। तो 48 में और 3 कितना होता है? तो 51% विनर लाया होगा, तब ने ये जीत 3% से इसको जीत हुआ है। तो बोला जाता है यहाँ से 3% से, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 6000 से, तो 6000, तो 1% की मान हो जाएगा 2000। ठीक है, आगे बोला गया है कि अंतर से जीतता है, अमान्य मतों की संख्या ज्ञात करे। तो टोटल मत कितना हो गया? 48 और 51, देख लो कितना हो रहा है। तो सर 9 होगा, 5 4 99% हो रहा है। तो दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, तो 1% अमान्य हुआ। अमान्य मतलब इनवैलिड, यही 1% आया, 1% की मान अमान्य। 2000। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए, कोई दिक्कत है? सुजय सर का दंगल बैच देख लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए।
मैथ आपका समाप्त हो गया। अब सुजय सर ही आएंगे दंगल बैच के साथ। देखिए आइए, देखिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। देखिए क्या कह रहा है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है क्या, ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। क्या समान हो? द्रव्यमान संख्या समान हो। देखिए यानी कि एक होता आपका, एक तो होता आपका आइसोटोप होता है। क्या होता है आपका? यानी कि आइसोटोप होता है, ठीक है। आइसोटोप में आपका एटॉमिक नंबर समान होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है डियर? एटॉमिक आपका नंबर समान होता है, समान होता है। और मास नंबर आपका भिन्न भिन्न होता है। इसमें क्या होता है आपका? मास नंबर अलग होता है, यानी कि आपका मास नंबर डिफरेंट होता है, डिफरेंट आपका होता है। और एक होता आपका आइसो बार होता है, माय डियर ध्यान से देखिए। एक होता आइसो आपका बार होता है, इसमें आपका मास नंबर आपका समान होता है, मास नंबर आपका समान होता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है आपका? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, डिफरेंट आपका होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। मास नंबर आपका समान होता है और एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका द्रव्यमान नंबर समान है, तो एक मतलब इसको, जिसको हम आइसोबार बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं, आइसोबार, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होता है? आइसोटोन कौन होता है? जिसमें आपका न्यूट्रॉन समान होता है। इसमें क्या होता है आपका? न्यूट्रॉन आपका समान होता है, समान आपका होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है माय डियर? समान होता है। समझे बातों को? न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? समान। न्यूट्रॉन आपका क्या होता है? समान होता है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? समान होता है, ठीक है। आगे आइए, आगे आपका क्या होता है? कह रहा है कि लाइकेन अधिकांश आपका संबंधित होते हैं किनके बीच में? तो लाइकेन आपका नील हरित जो आपका शैवाल, और उसके बाद क्या होता है आपका? एस्कोमाइसीटीज होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा। देखिए लाइकेन का मतलब समझिए। देखिए जो आपका लाइकेन मिलता है, ये आपका बनता है वो कवक प्लस में आपका शैवाल, यानी कि शैवाल से मिलकर के आपका क्या बनता है? लाइकेन बनता है। ये कवक प्लस में शैवाल से मिलकर के आपका क्या बनता है? तो लाइकेन बनता है। और ये लाइकेन जो होता है एयर पॉल्यूशन का, यानी कि नेचुरल सूचक होता है, ठीक है। देखिए एयर पॉल्यूशन का प्राकृतिक सूचक होता है ये आपका एयर पॉल्यूशन का प्राकृतिक सूचक होता है, प्राकृतिक आपका सूचक होता है, सूचक आपका होता है। ये एयर पॉल्यूशन का प्राकृतिक सूचक होता है। लाइकेन जो होता है क्या होता है आपका? एयर पॉल्यूशन का प्राकृतिक सूचक होता है। ये समझ गया बातों को? एयर पॉल्यूशन का कौन सा सूचक होता है आपका? प्राकृतिक सूचक होता है। कवक प्लस में लाइकेन, यानी कवक प्लस में शैवाल जो मिलकर के क्या बनाता है आपका? लाइकेन बनाता है। और ये एयर पॉल्यूशन का प्राकृतिक सूचक होता है माय डियर। समझ गए? कौन सा सूचक है आपका? प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे जो आपका क्वेश्चन है ये आपका साइंस नहीं। देखिए अगर जिनको भी साइंस में थोड़ा भी कमजोरी लग रहा है और लग रहा है पता ना मैं पूरे में पूरे नंबर लेकर आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं अभी आपके लिए एग्जाम में वक्त है। अगर आप 300-400 रुपया खर्चा करना चाहते हैं तो करके ये ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और अभी से जितना पढ़ाऊंगा डेली 30-40 मिनट आप दे करके और इसको पढ़ लेंगे एग्जाम तक, तो कंफर्म रहेंगे कि जो क्वेश्चन अभी आपसे नहीं बनता है, चाहे एग्जाम में छूटने की संभावना रहेगा, वो क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा और वही आपको मेरिट तक पहुंचा देगा। तो जिनको भी साइंस में तनको कमजोरी महसूस होता है, या अगर मान लीजिए आपको आता भी है तो आपको रिफ्रेशमेंट हो जाएगा,
परीक्षा से पहले, अगर आप परीक्षा में जाने के बाद, परीक्षा से पहले आपको तैयारी बेहतर हो जाए और परीक्षा में जाकर के 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाए, उसके सामने इसका ही 300-400 फीस कुछ भी नहीं है। तो प्लीज कोशिश करिए, कोशिश नहीं करना, टारगेट करना है कि पूरा में पूरा नंबर लाना है, तो आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए और ज्वाइन करके पढ़ना चाहिए। आइए आगे, आगे आपका जो क्वेश्चन है देखिए कौन सा है आपका साइंस का क्वेश्चन, जो नहीं हुआ होगा से साइंस का क्वेश्चन होगा। रुकिए मैं देखता हूं। देखिए ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान एक चालक या कुंडली में आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यह निम्न में से किसके अनुसार है, यह निम्न में से किसके अनुसार है। कह रहा है कि इंड्यूस आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज आपका जनरेटेड इन ए कंडक्टर और क्वाइल, इन ए कंडक्टर और क्वाइल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, देखिए तेकर मतलब क्या हो जाएगा, फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग होता है। क्या होता है, फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग। किसके नियम के अकॉर्डिंग होता है, फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग होता है। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान एक चालक का कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक, कुंडली में प्रेरित आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यह निम्न में से यानी किसके अनुसार होता है, यह निम्न में से किसके अनुसार होता है आपका, तो आपका फैराडे के नियम के अनुसार होता है। किसके नियम के अनुसार होता है, फैराडे के नियम के अनुसार आपका होता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, देखिए कह रहा आपका आगे जो साइंस का क्वेश्चन है ये कहाँ पे है, 8 को क्वेश्चन है, आज इधर उधर करके डाल दिया जहां तक। देखिए ये आपका कॉमन पेपर के लिए है, जनरल स्टडी के लिए, ठीक है ना, ये 40 मार्क्स के लिए है पूरा। आगे देखिए, देन कहाँ कहाँ क्वेश्चन डाले हुए हैं, चलिए यहां से शुरू। देखिए करा संवेग के बारे में समझिए बातों को। देखिए अगर हम संवेग की बात करते हैं ना, संवेग की बात करते हैं तो संवेग जो होता है P=2 में m × में भी होता है। किसी भी वस्तु के पास, किसी भी वस्तु के पास अगर मास है, क्या आपका मास है और आपका वेग है, तो मास और वेग से मिलकर के आपका क्या बनता है, संवेग बनता है, यानी कि मोमेंटम बनता है मास और वेग से। केमिस्ट्री का पीडीएफ नहीं मिला सर जी, अच्छा केमिस्ट्री पीडीएफ अभी नहीं डाला, रुकिए रुकिए मैं कितना बार बोल करके आता हूँ। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बताइए। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा डियर केजी × में मीटर बाई सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केजी मीटर सेकेंड हो जाएगा, केजी मीटर पर आपका सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी विल भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल भी करेक्ट। देखिए ऑप्शन बी, इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर आपका सेकेंड हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें आपका यानी कि COOH समूह पाया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका COOH समूह पाया जाता है, जबकि साइट्रिक एसिड जो होता है आपका खट्टे फल में होता है। ये कहाँ होता है आपका, ये आपका कहाँ पे होता है, आपका खट्टे फल में होता है, यानी कि कहाँ होता है, खट्टे आपका फल में होता है। कहाँ होता है, खट्टे फल में आपका ये होता है। टार्टरिक एसिड जो होता है आपका, ये कहाँ होता है आपका, इमली में होता है। कहाँ होता है आपका, टार्टरिक फल जो होता है आपका यानी कि इमली, कहाँ होता है आपका, इमली में होता है। टार्टरिक फल कहाँ होता है आपका, इमली में होता है। समझ गए बात, तो कहाँ होता है, टार्टरिक अम्ल आपका इमली में होता है। ठीक है, और आपका खट्टे फल में कौन सा साइट्रिक अम्ल होता है, जैसे खट्टे फल कौन हो गया आपका, तो नींबू हो गया, संतरा हो गया, इस समय आपका क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिए, क्या सर ये कॉमन पेपर में है, बिल्कुल बिल्कुल कॉमन पेपर में है डियर, कॉमन पेपर में ही है, कॉमन पेपर का ही डिस्कशन अभी करा रहा है। ठीक है, तो याद देखिए खट्टे फल, खट्टे फल आपका कौन कौन हो जाएगा, जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं डियर, इसको खट्टे फल के नाम पर आप बोल सकते हैं कि जैसे कि आपका नींबू हो गया, यानी कि संतरा हो गया। ठीक है, नींबू हो गया आपका, संतरा हो गया, ये सब आपका खट्टे फल है ना, तो इसके अंदर आपका साइट्रिक एसिड आपका होता है। समझ गए माय डियर, क्या होता है आपका, साइट्रिक एसिड होता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि साबुन क्या है। देखिए साबुन क्या है, उच्च वसीय अम्ल का आपका यानी कि उच्च वसीय अम्ल की आपका धातु आपका लवण है। देखिए समझिए बातों को, ये क्या होता है कि जैसे साबुन कैसे बनता है, तो कोई भी वसा या तेल जो होगा ना, यानी कि वसा या फिर तेल, यानी कि तेल के साथ,
तेल के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपका पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलय, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, यानी कि अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा तब आपका क्या बनाएगा, तो साबुन बनाएगा, यानी कि साबुन बनेगा। क्या बनेगा आपका, यानी कि साबुन आपका बनेगा, समझिए क्या बनेगा, साबुन बनेगा। प्लस में बाई प्रोडक्ट के रूप में ग्लिसरॉल मिलेगा, प्लस में आपका बाई आपको प्रोडक्ट के रूप में ग्लिसरॉल आपका मिलेगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल आपका मिलेगा। समझ गए बातों को, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल मिलेगा। सर अभी गए हुए थे फिजिक्स का PDF लेने के लिए, लेकिन नहीं मिला है, तो उसको तो दुकान वाला को दिया गया था, नहीं मिला है। अच्छा हम मतलब देख लेते, रुको पहले उसमें कोर्स में डाला कि नहीं डाला हुआ तो यहीं के सर्वर से डलवा देते हैं, रुकिए हम ये डिस्कशन ले लेते हैं तो डलवा देंगे। रुक जाइए डियर, ठीक है ना, मैं डलवा देता हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा, मैं खुद ही डलवा देता हूँ। रुकिए 2-3 को क्वेश्चन और है मेरा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 नंबर देखिए, कह रहा है कि चिकने अंतः द्रव्य जालिका के अनुरूपक, यानी कि कार्यों में से एक आपका कार्य है। देखिए जो इंडोप्लाज्मिक आपका रेटिकुलम जो होता है ना, इसमें आपका यानी कि जो चिकना वाला होता है, ये 2 टाइप का होता है। चिकना वाला होता है उससे आपका लिपिड का संश्लेषण होता है, यानी कि वसा का संश्लेषण होता है। किसका, आपका वसा का क्या होता है, संश्लेषण होता है, किसका संश्लेषण होता है डियर, वसा का संश्लेषण होता है। और जो आपका चिकना नहीं, रुखरा वाला होता है, रफ वाला होता है, उसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जो रफ होता है ना, रफ वाला जो होता है ना, रफ वाला से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का आपका क्या होता है डियर, इससे संश्लेषण होता है, संश्लेषण आपका होता है, प्रोटीन का आपका संश्लेषण होता है। समझ गए बात, तो किसका संश्लेषण होता है, आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। समझ गए ना बातों को, तो जो चिकना वाला रहेगा उसे लिपिड का, और जो आपका प्रोटीन जो रुखरा वाला रहेगा यानी कि रफ वाला रहेगा, इससे किसका संश्लेषण होगा आपका, तो प्रोटीन का संश्लेषण होगा। किसका होगा, प्रोटीन का संश्लेषण होगा। आगे देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि लेने देने के लिए कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, लेने देने के लिए कौन सा सही सुमेलित, देखिए ब्लड ए यानी कि रक्तदाता ए है तो ए किसको दे सकता है, ए को भी दे सकता है और ए बी को भी, बी है तो बी को देख सकता है और ए बी को भी, ओ है तो यूनिवर्सल इसको डोनर माना जाता है, ये किसी को नहीं ये सबको दे सकता है, यही आपका गलत है। ओ नेगेटिव जो होता है ये सबको दे सकता है, ये आपका सबको दे सकता है, दे आपका सकता है, ये सबको दे सकता है। समझे बातों को ना, ये सबको दे सकता है, ठीक है। जबकि आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ठीक है, जो ए बी आपका होता है ना, ए बी पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ये क्या होता है आपका, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर आपका होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। समझे बातों को, यूनिवर्सल क्या होता है आपका, एक्सेप्टर होता है। ये कैसा होता है डियर, यूनिवर्सल आपका एक्सेप्टर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े माय डियर, आगे देखिए, आगे आपका अब हो गया साइंस का क्वेश्चन आपका हो गया डियर, यहीं तक था, ठीक है। और जिनको भी साइंस में कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है ना, तो जो मैं बोला हूं उसको खाली आपको कर लेना, आपका काम हो जाएगा। समझ गए बातों को, जितना मैं बोला हूं ना वो खाली आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये आपका साइंस का डिस्कशन जितना इतना देर में कराए कर लीजिए, ठीक है। और जिसको भी थोड़ा भी प्रॉब्लम महसूस हो रहा है तो रात में डेली मंडे से फ्राइडे आपका चलता है दंगल बैच, मात्र 300-400 रुपया फीस है। 300-400 रुपया आप एग्जाम तक बचा के भी कुछ ना कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 300-400 रुपया लगा करके बहुत कुछ कर पाइएगा, उसको करिए। इतना सोचिए, अगर फ्री रहता तो सब लोग करते ना,
तो 400 रुपया फीस है, मान लो कि फ्री है, 400 रुपया कटवा लो, मान लो कि फ्री है। उसके बाद करो आंख मूंद करके, ठीक है, टेंशन मत लो, सब बढ़िया होगा, ठीक है। अभी एग्जाम का टाइम है, सब लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए, रिजल्ट तो 100% श्योर होगा। आज एगो वीडियो बना करके डाले हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना, मेरा आईडी ये है, आप चेक करिएगा, उस वीडियो को जरा देखिएगा। अगर आप डीमोटिवेट हो रहे, चाहे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अपने आप पढ़ने में मन लगने लगेगा। मेरा आईडी है SUJAY सुजय KRK 2012, ठीक है ना, एक बार देखिएगा, ठीक है ना। और ज्यादा भी इंस्टा फिस्टा नहीं चलाना है, लेकिन कम से कम जो काम की बात है, कोई टीचर है जो कि आपको सजेस्ट कर रहा है कुछ, तो उतना इन्फॉर्मेशन वहां से जरूर लेना है, क्योंकि सोशल मीडिया में भटकाव भी है और उसी से लोग, बहुत सारे लोग का नैया पार भी लग जाता है। तो अभी सिर्फ आपको बेस्ट काम वहां से करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई वीडियो डालते हैं 1-2 मिनट का, तो उसमें बहुत सारे बात कहे रहते हैं, उन बातों से क्या होता है कि आपके अंदर जिज्ञासा मेंटेन रहता है कि हमको सिलेक्शन कैसे लेना है, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चलाते हैं तो, नहीं चलाते हैं तो आराम से बैच से जुड़िए, ठीक है ना, और काम करिए, सिलेक्शन आपका डन माना जाएगा। जब काम ही नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कहाँ से माना जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन करिए और खूब मन लगा के काम करिए। थैंक यू सो मच डियर, ओके, बाय बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों। 65 नंबर फिर से, क्या 65 नंबर में दिक्कत आ गया आपको? ठीक तो है, देखिए ना, ये समूह होता है ना, देखिए करेक्ट निम्नलिखित में से किसमें आपका, तो ठीक है, स्कर्बिक एसिड में नहीं होता आपका, ठीक है ना, जो इसमें सी होता है, ठीक है, स्कर्बिक एसिड में समूह नहीं होता है, ठीक है। जबकि ये सिट्रिक एसिड में होता है, जैसे कि इस सब के अंदर आपका होता है, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, और साइट्रिक एसिड हो गया, इसके अंदर ये समूह होता है, ठीक है। स्कर्बिक एसिड अम्ल में आपका ये समूह नहीं होता, ठीक तो है, कहाँ दिक्कत है? उल्टा बोल दिए थे क्या कुछ हम? ये बोले थे ना, ये सही है, आंसर आपका बी होगा, सही होगा, विटामिन सी में होता है।